आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजर अंपारी। राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस वक्त असम में मौजूद है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण में, यानी ये कहा जाए कि भारत जोड़ो जो यात्रा है, उसका जो दूसरा पड़ाव न्याय यात्रा के नाम से शुरू किया गया, यानी मणिपुर से, वो इस वक्त जो है असम के अंदर मौजूद है। और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य में सरकार है, राहुल गांधी ने उनके ऊपर हमले किए हैं। और बीजेपी की जो राज्य इकाई है, वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रही है। ये तमाम चीजें एक तरफ है। एक तरफ पूरा देश, यानी बीजेपी ने पूरे देश को राममय बना दिया है। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और इस चीज को लेकर के अयोध्या के अंदर, यानी अयोध्या का जो पूरा बॉर्डर है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन एक अहम सवाल आज ये खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी जो मणिपुर इंफाल से एक यात्रा लेकर के निकले, जिसका नाम उन्होंने न्याय यात्रा दिया है। जाहिर है कि इस वक्त देश में न्याय की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के आगे चलने की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसकी बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मोहब्बत को आम किया जाना चाहिए, वक्त की जरूरत है कि मोहब्बत को आम किया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, और खास तौर से एक विशेष समुदाय को जिस तरह से कांग्रेस के पीरियड में अलग थलग किया गया है, क्या राहुल गांधी उसको न्याय दिला पाएंगे? जिस तरह से वो मणिपुर में जो हिंसा हुई, वहां के लोगों के लिए हिंसा की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में इससे पहले थी, तो जिस तरीके से 84 के दंगा पीड़ित सिखों के लिए जिस तरह की बात की गई, क्या मुसलमानों के लिए भी इस तरह से न्याय की बात की जाएगी? आज ये एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। आज इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन साहब, जो कि माइनॉरिटी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो माइनॉरिटी सेल है, वो उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं, सरबराह हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि उनकी तरफ से ये भी बात सामने आई है कि निल्लई जो फसाद हुआ था, यानी 1983 में फरवरी का महीना था, बड़े पैमाने पर जो बिहार के और बंगाल के जो मजदूर मुस्लिम थे, उनका कत्लेआम किया गया था। और ठीक उसके जस्ट फौरन बाद 84 का दिल्ली में दंगा देखने को मिला था। लेकिन 84 के दंगों पे तो कांग्रेस ने माफी मांगी। और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने न सिर्फ माफी मांगी, बड़े पैमाने पर मुआवजा दिया, और उस भरपाई के लिए देश को सिख प्रधानमंत्री के तौर पर भी दिया गया। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ करती रही है, आज यही अहम सवाल बना हुआ है। जलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, अंदर किस साहब। तरह से देखा जाना चाहिए? राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। सिखों को तो न्याय मिल रहा है, दूसरे समुदाय के लोगों को न्याय मिल रहा है, लेकिन जो मुसलमान हैं, उनका न्याय का जो मामला है, वो ये कहा जाए कि लंबा से लंबा होता चला जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप? अंदर साहब, आपका सवाल जो है बिल्कुल हक बजानिब है। आप इस सवाल को करने में इंतहाई अफसोस की बात यह है कि 41 साल हो गए दिल्ली में जो इनकारनेज हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, जो मुसलमानों की बुशरिंग हुई थी, जो 18 फरवरी 1983 को ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के वहाँ बंगाली मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज चलाने के नतीजे में जो वाकया, ये जो सानहा रूनुमा हुआ था, जिसमें कमो बेश अनऑफिशियल फिगर, जो सारे लोग, जो बड़ा मीडिया हाउस है, जितने बीबीसी से लेकर के उस वक्त की बड़ी मैगजीन थी संडे, रविवार, और सारे लोगों ने जो है इस बात को एक्सेप्ट किया कि 10,000 से ज्यादा मुसलमान उसमें कत्ल कर दिया गया था। उस कत्ल किए जाने के बाद वहां पर 588 एफआईआर दर्ज हुई, और वो एफआईआर में उन लोगों के नाम थे जिन्होंने सफाकाना तरीके से इस
जुर्म को अंजाम दिया था। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इख्तियार में आती है इलेक्शन में। असम गण परिषद के नाम से उनकी तंजीम जो है तब्दील हो जाती है असम गण परिषद का, और उस वक्त मरकज में राजीव गांधी वजीर आजम हो जाते हैं। और राजीव ने जो मुआहदा किया उनके साथ, जिसका नाम असम एकॉर्ड है, असम एकॉर्ड में ये तय पाया कि साहब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तहरीक के ज़माने में जितने भी एफआईआर और जितनी भी जो है मतलब केसेस दर्ज हुए वो सारे के सारे वापस कर लिए जाएंगे। लिहाजा उसकी रोशनी में वो 588 एफआईआर जो उन तमाम लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने उस बड़े जुर्म को अंजाम दिया था, जिसमें इंसानियत के साथ जो घिनौना मजाक हुआ था और जिसमें दसों हजार से जायद अफराद मारे गए थे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि किसी पर भी कोई मुकदमा नहीं चला। और वो जो है महलूकीन के वर्सा इंसाफ की तलाश में आज तक मतलब परेशान है। और कांग्रेस पार्टी आज बहुत अच्छा लगा कि साहब वो मणिपुर के जो वहां पर मैतेई और कुकीज के झगड़े में जो वहां पर जो ज्यादती हुई उनको इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने न्याय मार्च तो निकाला। लेकिन अफसोस की बात आज वो आसाम में है और नेली के महलूकीन जो है उन्हें पता नहीं याद है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। आज की तारीख में कांग्रेस पर ये इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जिस तरह से सिखों के कत्लेआम पर 1984 के उन्होंने माफी मांगी, उसी तरह 1983 में नेली में जो सानिया दरपेश आया था, कांग्रेस की चूंकि उस वक्त मरकज में भी सरकार थी, कांग्रेस की उस वक्त आसाम में भी सरकार थी, इन दोनों की वजह से कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी नाअहली पर उन मजलूमों के सिलसिले में उनको जो है उनकी अशकशुई के लिए इंसाफ के तकाजे के तौर पर कम से कम उन्हें अपनी शर्मिंदगी के इजहार करना चाहिए कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कतई तौर पर नाकाम रहे। बिल्कुल, आपने कहा कि कतई तौर पर जो है कांग्रेस इस वक़्त नाकाम है मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ और उनको न्याय दिलाने में। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ़ एक निल्लई का मामला नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से अगर देखा जाए चूँकि ज़्यादातर कांग्रेस ने राज किया है और ऐसी सूरत में सिर्फ़ निल्लई असम ही नहीं है, देश का शायद ही कोई ऐसा ज़िला या कोई ऐसा राज्य बचा है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर फ़सादात ना हुए हों। इतने सारे फसादात होने के बावजूद क्या वजह है कि मुसलमान आज भी कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के तौर पर देखता है और कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस के लिए वोट बैंक नजर आता है। ये वाकईतन बड़ा अलमिया है, बड़ा अफसोसनाक मामला है कि मुसलमानों को जो है जिस जिस तरह की सियासत इस मुल्क में रवा रखी गई। और सबसे बड़ी बात मेरे नज़दीक ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आज़ाद के विसाल के बाद, उनकी वफात के बाद भरपूर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत इस बात की पूरी कोशिश की कि मुसलमानों में उनकी क़यादत न उभर सके। एक ज़माने में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी और दूसरों ने एक बड़ी कोशिश की थी मुस्लिम मजलिस वगैरह के प्लेटफॉर्म से कि मुसलमानों में क़यादत उभरे, उनके मामलात उनके मसाइल को उठाया जाए। और उसके पेश नज़र मुस्लिम मजलिस ने एक ज़माने में चौधरी चरण सिंह और दूसरों की मदद से यूपी वगैरह में जो सियासत की, पता चला कि चौधरी साहब के साथ एक वाकया जहन में आया, इसलिए बताता चलूं। चौधरी साहब के साथ एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे की रोशनी में ये हुआ कि 3/5 अगर पार्टी इख्तदार में आती है 3/5 सीट जो है चौधरी साहब के लोग होंगे, और 2/5 में मुस्लिम मजलिस जो है अपने अरकान को जो है वजारत में हिस्सेदारी देगी। उसकी उसके पादाश में ये हुआ कि मुस्लिम लीग को केरला से ले जा करके उत्तर प्रदेश के उन तमाम सीटों पर जहां मुस्लिम मजलिस लड़ रही थी वहां पर उन्होंने लड़वा करके और तमाम लोगों को हरवाने का काम किया, जिसके नतीजे में जो इख्तदार को शेयर करने की बात थी वो नहीं हुई। उन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रेटेजी के तहत जगह जगह पर गैर मुस्लिम सियासी रहनुमाओं को उन्होंने पेश करने की कोशिश की, और मुस्लिम क़यादत न उभर सके उस वैक्यूम को उन्होंने भरा। जैसे उत्तर प्रदेश में यशवंत बहुगुणा को उन्होंने जो है मतलब मुस्लिम फेस बना के पेश किया। उन्होंने बिहार में जगन्नाथ मिश्रा को उर्दू और मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बना के पेश किया। आंध्र प्रदेश में चेन्ना रेड्डी को बना करके पेश किया।
उसी तरह से जो है सिद्धार्थ शंकर रे को वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बना के पेश किया, महाराष्ट्र में एसबी चौहान को बड़ा बना करके पेश किया। तो इस तरह से करके जब रियासती सतह पर, सूबाई सतह पर मुस्लिम क़यादत नहीं होगी, तो फिर इसके बाद मुल्की सतह पर होने का सवाल नहीं पैदा होता। ये इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक तो मुसलमानों को जो है अपना बंधुआ मजदूर बनाया, दूसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात का हुआ खड़ा करती रही कि अगर हम इख्तदार से गए तो बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी आ जाएगी तो आपको जो है इस मुल्क में रहना दुश्वार हो जाएगा। वो हुआ, वो खौफ दिखा करके ये पूरी सियासत करती रही। मैंने अर्ज लेकिन किया कि नेली के फसाद को इसलिए मैंने टारगेट किया कि नेली में एक दिन में 10,000 अफराद को जो है एक साथ में मार दिया गया, उनको, उनके घरों को आग लगा दी गई, बहुतेरे उसमें जल के मर गए, बहुत सारे जो बाहर निकले जल करके अपनी आग से जान बचा के बाहर निकले, उनको मार दिया गया। तो ये इसलिए सिखों का सानया यकीनन बड़ा अफसोसनाक था, लेकिन उसमें 3,500 अफराद की लिस्ट है। यहाँ 10,000 लोगों को हिंदुस्तान का सबसे मुनज्जम, सबसे बड़ा कत्लेआम था, और उसके लोगों को पता चला एक शख्स पर आपने जो है केस नहीं चलाया। नहीं, तो ये कोई नई ये बात तो नहीं है इंतहाई। ना। जलाल साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है। जिस तरह से चाहे राष्ट्रीय सतह पर मुसलमानों के हालात की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मुसलमानों के हालात की बात की जाए, मुसलमानों की जान, ये कहा जाए कि सबसे सस्ती अगर कोई चीज हो सकती है, पानी से भी ज्यादा सस्ता अगर कुछ है, तो मुसलमानों की जान है। आप देखिए कि जिस तरीके से देश में अलग अलग राज्यों में मुस्लिम युवाओं की लिंचिंग की जाती है, उसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, तमाम तरह की पार्टियां हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कहीं से कोई मजबूत आवाज उठती हुई उस तरह से नजर नहीं आती। यह हालत तो हर जगह बने हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक है मुझे, लेकिन मुसलमानों को भी अब आज की तारीख में इस ख्वाब खरगोश से बाहर आना पड़ेगा, दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करनी पड़ेगी। जैसे इस मुल्क में एक बना दिया गया नहीं, तो इस तरह किसको का दोस्त मामला। बनाया जाए? क्योंकि सबके, नहीं, तमाम हमारा, जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम की तमाम पार्टियां सिर्फ जुमलेबाजी करती हैं मुसलमानों को लेकर के। मुसलमान सियासत में पीछे, मुसलमान इक्तसादियात में पीछे, मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे, मुसलमानों की जान महफूज नहीं है, तो आखिर जाए तो जाए कहां? किससे उम्मीद लगाए? तमाम पार्टियां एक जैसी। नहीं, बिल्कुल आपका ये सवाल मुनासिब है। मुसलमान यकीनी तौर पर छला गया है, लेकिन मुसलमानों को किसी भी एक सियासी जमात को अछूत नहीं समझना चाहिए, ना अछूत बनाना चाहिए। उनको सबके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, और किसी एक सियासी जमात को इस बात का मौका नहीं देना चाहिए कि मुसलमान जो है उनका बंधुआ मजदूर है, वो कुछ भी करेंगे, मुसलमान जो है उनका जो है इख्तदार की पालकी को अपने कंधे पर ढो करके ले जाके मंत्रालय के दरवाजे तक पहुंचाएगा। कम से कम इस सोच से इन सियासी जमातों से बाहर आना पड़ेगा। आज की तारीख में ये हो गया कि हमारी नेगेटिव वोटिंग होती है, हम जो है जाते हैं बूथ पर, ये देखते हैं कि साहब कौन सा वो आदमी है जो आज की तारीख में बीजेपी को जो है हरा सकता है, और वो हम वहां पर पोलिंग बूथ पर सोच करके और उस हिसाब से जो हम वोटिंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए कि हम पॉलिटिकली बार्गेनिंग करने की हैसियत में हो, और जो हमारे मामलात और जो हमारे मफाद, जो हमारे जो है तमाम, क्या कहना चाहिए, इंटरेस्ट को जो है उसके मफाद, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो है अपनी सियासत को अज़-सर नौ जो है उसको तश्कील देना होगा। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ और पर, ये बात, एक एक अहम सवाल यहाँ ये पैदा होता है, चूंकि आपने कहा कि मुसलमानों को ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, मुसलमान जो है बार्गेन की सिचुएशन में आए। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाए कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ये बताया कि माइनस मुस्लिम सरकार बनाई जा सकती है, और मुसलमानों की जो सियासी एक वक़्त हो सकती थी, वो पूरी तरह से जीरो करके रख दिया। नतीजा यह है कि जितने भी चुनाव उसके बाद हो रहे हैं, आप उसमें मुसलमानों की स्थिति का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में लाहे अमल क्या होना चाहिए? क्या रणनीति ऐसी बनाए मुसलमान कि वो बार्गेन की सिचुएशन में खड़ा हो पाए? देखिए ऐसा है कि पहले तो हमको अपना पॉलिटिकल अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
वो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2014 में कांग्रेस पार्टी और इनका जो बीजेपी वगैरह के जो है दो सियासी जमातों के जो महाज का जो है वो मामला हुआ इलेक्शन में, बीजेपी ने उस वक्त इस तरह किया कि मुसलमानों को जो है उनकी क़यादत से और उनकी जो है पार्लियामेंट वगैरह में किस तरह से उनकी सीटों वगैरह की महरूमी वगैरह की सारी बात रही। लेकिन 2019 के आते आते यही बीजेपी जो है एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको आपको भी उनके साथ, उनकी क़यादत के साथ बात करने की जरूरत है कि इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत जिंदगी की दौड़ में, मुल्क की तरक्की की दौड़ में अगर पीछे रह जाती है तो यकीनन ये मुल्क के हक में बेहतर नहीं होगा। लेकिन इसलिए आपने आपने जैसे कहा आपने कहा कि और दूसरी पार्टियों, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से बात किए जाने की जरूरत है, उनसे भी बार्गेन किए जाने की जरूरत है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो सीधे तौर पर मुसलमानों को भारत से भगाने की बात करती है, जितने भी प्रोग्राम उसके बनते हैं एंटी मुस्लिम बनते हैं, ऐसी स्थिति में मुसलमान कैसे उससे बात करें? नहीं, बात तो सच है आपकी है। इस तरह की बातें आती हैं, उनके यहाँ भी दो तरह के लोग हैं। हम्म, एक उनके इंतहा पसंद है जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम्म, ऐसा है कि जैसे महाराष्ट्र है, उसने एक रास्ता दिखाया। हम्म, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक सेकुलर पार्टी, हमारी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनका मुआहदा हुआ, अपनी शर्तों पर हम लोगों ने यहाँ मुआहदा किया। हम्म, और ये कि हम आपके कम्युनल एजेंडा में आपके साथ नहीं हैं, हम्म, लेकिन हम अकलियतों को भरपूर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करेंगे, हम्म, अकलियतों के मफाद का हम ख्याल करेंगे। हम्म, जिस तरह से अभी हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ बीजेपी के साथ हैं, हमारे रहनुमा ने, अजीत पवार ने अभी मतलब इस सिलसिले में बहुत खुल के बात की। हम्म। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इक़्तिदार में हिस्सेदारी दी जाती है और रिजर्वेशन दिया जाता है, मुसलमानों के सिलसिले में जो तय हुआ था कि 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, लिहाजा 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। हम हैं उनके साथ इत्तेहाद में। बीजेपी इस पर जाहिर सी बात इत्तेहाद में इस बात को नहीं, नहीं तय ये बात तो करेगी। कांग्रेस भी कहती है कि हम नहीं रिजर्वेशन नहीं, देना हमें चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरे बात, उनको किसने रोक रखा था? उन्होंने क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया? हम्म, कांग्रेस पार्टी इख्तियार में इतने दिनों तक रही। डॉक्टर गोपाल सिंह की 1980 में रिपोर्ट आई, इसके बाद जो है सच्चर की रिपोर्ट आई, इसके बाद रंगनाथ मिश्रा के स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहा, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर इनका रिकमेंडेशन रहा महमूद रहमान साहब की कमेटी का। कांग्रेस ने क्यों नहीं इसको मतलब मुसलमानों को दिया? कांग्रेस पार्टी जो है कम से कम इस तरह से मुसलमानों को चीट करने का काम ना करे। आप देखें कि वो जो है वही काम जो करता है दलित मेहतर, ये जो है सिख मेहतर, बुद्धिस्ट, इन सब लोगों को आपने अलग अलग वक्तों में करके जो है रिजर्वेशन दिया 144 की बुनियाद पर आर्टिकल। और ये कि साहब ये जो है मतलब इस तरह के, लेकिन वो अछूत जो मुसलमानों में वही काम करते हैं जो दलित मेहतर करता है, मुसलमानों को और ईसाइयों को उससे महरूम किया। और पंडित नेहरू के वक्तों में वो ऑर्डिनेंस आया था, आपने ये क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? अगर एक तरह के काम करने वालों को आप वहां पर तहफुज फराहम करते हैं तो दूसरों को आपने उनको उससे क्यों महरूम रखा? ये जो है ये सारा छलावा है। और इसके खिलाफ यकीनी तौर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब तक महाराष्ट्र जैसी जगह पर 100 करोड़ के ऊपर कांग्रेस जो है इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी को, जो 11% है, उनकी तरक्की के नाम पर 100 करोड़ रुपए भी निकालना मुश्किल था। ये पहला बजट था महाराष्ट्र का जिसमें अजीत पवार ने बीजेपी और शिवसेना के साथ हुकूमत करते हुए यहाँ पर 1,000 करोड़ जो है असेंबली में अनाउंस किया कि मुसलमानों के रिलीफ और उनके वेलफेयर पे 1,000 करोड़ हम ये करेंगे। और पहले जो मुस्लिम लड़कों की स्कॉलरशिप वगैरह को होता, उन्होंने कहा एट पार विथ दलित और दूसरों की जो हम देते हैं, जो है जिस तरह के उसमें एजुकेशन वगैरह में पैकेज दिया जाता है, हम वो मुसलमानों को भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे कहने का मकसद, हम इनके साथ अगर यहाँ पर हैं और इस तरह की सेकुलर, अच्छा किसने बीजेपी के साथ किस सेकुलर पार्टी ने अलायंस नहीं किया अपनी सहूलत से? चाहे ममता रही हो, चाहे वो नीतीश रहे हो, नहीं तो ये चीज चाहे वो आपके ऊपर भी स्टैलिन रहे हो, अप्लाई होती है। चाहे फरूख ये अब्दुल्ला। चीज ये तो चीज हमने भी जो है कल मतलब यहाँ नहीं, पर कल ये आप जरूरत है। कल आप महाअघाड़ी सरकार का एक हिस्सा थे। आप जो है साथ में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी तीनों मिलकर के चला रहे थे। ये रिजर्वेशन की बात उस वक्त आपके समझ में क्यों नहीं आई?
हमारी पार्टी के हमारे नेता जो है वो अजित पवार उस वक्त भी इस बात पे इशू पर बात करते थे। बदकिस्मती की बात ये थी कि शिवसेना इन तमाम बातों पर वो जो है बात करने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं तो इस हम वजह आपको से एक बात नहीं, बताते चले कि क्योंकि शिवसेना आपके जो नेता, है, आपके नेता शरद पवार साहब क्या अजीत पवार साहब की बात नहीं मान रहे थे, इस वजह नहीं से नहीं, आपने वो अजीत किया? पवार नहीं, मेरी बात सुने। शरद पवार साहब बहुत ज्यादा जो है उद्धव ठाकरे के इन्फ्लुएंस में थे। हम्म, उद्धव ठाकरे आपके, उनका जहन जो था जो है एक सेकुलर महाज के साथ जरूर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के जहन न तब साफ था, न आज साफ है। जब वो हम्म, सरकार में थे उस वक्त भी बार बार वो कहते थे कि हमें गर्व है इस बात का कि हमारे सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। हम्म। बार बार ये कहते थे। ये उद्धव ठाकरे की जो दस्तरास्त हैं, उनके जो है बड़े जो है हलीफ हैं संजय राउत, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो आज की तारीख में इंडिया जो अलायंस है उसके भी प्रवक्ता हैं। नहीं तो उस जो वक्त 2000, जो जिसके मैं सहयोगी आपको अर्ज आप करता हैं, चलूं कि जिसके सहयोगी आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, वो एक, वो तो जी, 4 कदम और आगे है। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ हम्म, मोहतरम। ऐसा है कि 2019 में संजय राउत साहब जो हैं, उन्होंने उस वक्त जो है, जो सामना के एडिटर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं राज्यसभा के, उन्होंने अवामी सतह पर इस बात का बार बार इजहार किया अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए कि मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। हम्म। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उनके वोटिंग राइट्स ले लिए जाएं। और इसके बाद आपने देखा कि उद्धव जी की जहनीत यह है कि जब ये जाने लगे, जो उनकी कैबिनेट का आखिरी फैसला था, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब ये जो है औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, संभाजी नगर कर दिया जाएगा, उस्मानाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, उसका नाम शिवधारा रख दिया जाएगा। जितनी मुसलमानों के सिलसिले में और दूसरी चीजें हो सकती थी, सबको उस आदमी ने रोकने की कोशिश की। ये तो बेहतर हुआ ये सरकार गई और कम से कम मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ बेहतर बात हो रही। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हम्म, कभी किसी दंगे में मुसलमानों की गिरफ्तारी और दूसरी चीजों पर ऐसा नहीं था। अभी 17 में बीच में हंगामा हुआ, हम्म, दादा ने विजिट किया और दादा ने ओपनली पब्लिक मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा कि हम इसको जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम्म। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाएंगे। पता चला कि उस 17 के उस हंगामे में गिरफ्तार होने वालों के जो लिस्ट थी, 25 पता चला कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, और 2 मुसलमान खाती थे जिनको भी गिरफ्तार किया गया। तो मेरे अच्छा कहने ठीक है, मकसद तनासुब बदल रहा है। ठीक है, तनासुब बदल रहा है। एक बार फिर से हम उसी बात की तरफ आते हैं। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से असम के अंदर उनके काफिले पर हमला हुआ, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो तमाम तरह के ये दावे कर रहे हैं कि मुल्क में बड़ी तेजी के साथ नफरत बढ़ रही है, बीजेपी नफरत की खेती कर रही है। और जाहिर है कि इसका सबसे बड़ा शिकार जो है कहीं ना कहीं मुसलमान बनता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में मुसलमानों को क्या लाहेअमल अपनाना चाहिए कि इस तरह के हालात से वो दो चार होने से बच सके? हमें तो अपने जायज सवालात को उनके सामने भी रखना चाहिए। वो, मतलब मुझे अफसोस है, उन्हें उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो किस मुंह से जो है न्याय यात्रा वो आसाम में निकाल रहे हैं। हम्म, सबसे ज्यादा अन्याय के शिकार वहां का मुसलमान रहा है उनके हम्म, बाप के जमाने से। सीए, एनआरसी, ये सारी चीजें जो है इन लोगों की देन है। आसाम अकॉर्ड में उन्होंने सीए को इंट्रोड्यूस किया, उनके फादर ने एनआरसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उस जमाने में जो लोग मारे गए, इतने लोगों के मारे जाने पर आपको जो है जरा भी इन लोगों को शर्म नहीं आती कि वाकई मुसलमानों के साथ ड्यू है इनको एपोलॉजी। हम्म। ये जो है इनको तो नजर तो आ क्या गया कि यही मणिपुर में यही हंगामा, मांग मैं एक मिनट, इन्होंने मणिपुर, इनको नजर आ गया कि मणिपुर में हुआ, और जो कुछ मणिपुर में हुआ यकीनन वो शर्मनाक है। लेकिन उसी तरह से 50 किलोमीटर दूर दिल्ली से नोह जल रहा था, उनको जाने की वहां तौफीक नहीं हुई, या वहां पर जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई उसकी मजम्मत ये करते, और ये वहां पहुंच गए मणिपुर। मणिपुर इनको दिख रहा है वहां से अन्याय मतलब हो रहा है, उसके लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि न्याय की दो तस्वीरें नहीं बननी चाहिए, दो पैमाने नहीं होने चाहिए। न्याय को न्याय की तरह आप दीजिए, और आप इस बात को महसूस करिए कि जिनके साथ ज्यादती हुई है उनको उनका हक मिलना चाहिए, उसका एतराफ करेंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए और हक है तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन अहम सवाल आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है कि आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई उसके बाद महाराष्ट्र ख़ासतौर से मुंबई में बड़े पैमाने पे फसादात हुए और उस फसादात की जाँच के लिए कमीशन गठित किया गया जिसका आपने ज़िक्र भी किया जो है श्री कृष्णा कमीशन। ज़ाहिर है कि उसने अपनी जाँच रिपोर्ट सबमिट की और बहुत सारे जो इसके मुजरिम थे उनको पॉइंट आउट भी किया गया है। अब जबकि आप सत्ता में हैं, आप न्याय की बात कर रहे हैं, क्या आप इस बात की मांग करेंगे कि जिस सरकार में आप गठबंधन में शामिल हैं और सहयोगी हैं, सत्ता चला रहे हैं, क्या आप उस सरकार से ये मांग करेंगे कि श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के जो मुजरिम हैं, जिन लोगों ने मुंबई में बड़े पैमाने पर फसादात किए थे, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, हम अपनी पार्टी की सतह पर और वहाँ कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में इस सवाल को जरूर उठा दें और उठाते रहे हैं कि साहब जो लोग भी हाथी हों, किसी भी तबके के हों, जिन्होंने कानून को हाथ में लेने का काम किया है, कानून का राज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए और यकीनन ऐसे लोगों को जो है उनको कैफे किरदार तक, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद जलालुद्दीन साहब जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जुर्म जुर्म होता है, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे या खुद उनकी अपनी पार्टी करे। यानी जुर्म को जुर्म की निगाह से देखा जाना चाहिए और जो इसका मुजरिम है उसको कैफरे किरदार, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये उनकी मंशा है और ये उनकी डिमांड है इस वक्त। लेकिन साथ ही साथ उनका मानना यह है कि मुसलमानों को भी अपने ऊपर सोचना चाहिए कि वो किसी एक पार्टी के पिछलग्गू न बन करके बार्गेन की सिचुएशन में आए, तभी शायद मुसलमानों के हालात इस मुल्क में बेहतर हो सकते हैं, तभी हालात जो है मुसलमानों के बदल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपका इस खास चर्चा में। तो आज की इस मुलाकात में फिलहाल इतना ही, बहुत इजाजत दीजिए, आदाब।